हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट एडल्ट हेल्थ नर्सिंग वॉल्यूम 2 बीएससी नर्सिंग 4 सेमेस्टर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 10 नर्सिंग केयर ऑफ द एडल्टली पीपल। अगर मैं बात करूँ इस यूनिट में आपका मेनली शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर हो सकता है। इसमें आपका एजिंग प्रोसेस और उसके थ्योरीज और आपका एब्यूज़ और आपके एड्स, लीगल और एथिकल इश्यूज़, ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। मेनली आपका इससे सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट आंसर प्रिपेयर हो सकता है बस। अगर मैं बात करूँ इस यूनिट की, सिंपल सी यूनिट है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है और आपको इजीली समझ में आ भी जाएगा। इससे रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो सो प्लीज़ आप मेंशन ज़रूर करिएगा कमेंट बॉक्स में। सबसे पहले आपका आता है कॉन्सेप्ट ऑफ एजिंग। अगर मैं बात करूँ एजिंग क्या है, जब आप जियाट्रिक्स की बात कर रहे हो तो किस एज के बाद आप उस पर्सन को जियाट्रिक कंडीशन या फिर जियाट्रिक उसमें ला सकते हो। तो जो एज के अबव होगा, मतलब कि 65 एज के अबव पर्सन होंगे, उनको हम लोग जियाट्रिक में रखेंगे। जियाट्रिक का मतलब क्या होता है, अब हम सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट हैं एजिंग के उनको क्लियर करते हैं, जिससे आपको फर्दर जो आगे पढ़ेगा कॉन्सेप्ट वो आपको क्लियर रहेगा। सबसे पहले आता है जियाट्रिक क्या होता है। जब आप कोई भी ओल्ड एज पर्सन की स्टडी करते हो, उनमें मेनली आप क्या स्टडी करते हो, उनके फिजियोलॉजी, उनके फंक्शंस को, उनके सेल के चेंजेस मतलब कि पैथोलॉजी को। आप कोई भी डिजीज़ को डायग्नोस करते हो और उसके मैनेजमेंट को पढ़ते हो, कोई भी डिसऑर्डर को पढ़ते हो। आप ओल्डर पीपल में या फिर ओल्डर एडल्ट में, उनको हम लोग कहते हैं जीरियाट्रिक्स। जीरियाट्रिक्स आपका तब आता है जब अबव द एज ऑफ 65 हो। फिर आपका आता है जीरोंटोलॉजी। अगर मैं बात करूँ जीरोंटोलॉजी की, तो ये आपकी कंबाइंड स्टडी होती है तीन चीज़ों की। वो तीन है, पहला आपका है बायोलॉजिकल, फिर आपका आता है साइकोलॉजिकल, फिर आपका आता है सोशियोलॉजी। तो इन तीनों की जब हम लोग साथ में स्टडी करेंगे ओल्डर एडल्ट में, उसको हम लोग कहते हैं जीरोंटोलॉजी। फिर जीरियाट्रिक नर्सिंग क्या होती है। जीरियाट्रिक नर्सिंग का मतलब होता है एक फील्ड जिसमें नर्सिंग एज अ नर्स आप वहाँ पे डायग्नोस करोगे, डायग्नोस करने के बाद प्लानिंग करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, इवैल्यूएशन करोगे। इनडायरेक्टली सबसे पहले आप असेसमेंट करोगे, एडी पाई आपको याद रखना, असेसमेंट करोगे, फिर डायग्नोसिस करोगे, डायग्नोसिस के बाद में प्लानिंग करोगे पाई, फिर आई से इम्प्लीमेंट करोगे, आई से इवैल्यूएशन करोगे। सो ये काम आप जियाट्रिक नर्सिंग में करोगे। फिर आपका आता है प्रिवेंटिंग जियाट्रिक, मतलब कि एक ये साइंस में आता है जिसमें आप प्रिवेंशन करोगे डिजीज़ का एक जियाट्रिक में। इतना मेरे अकॉर्डिंग आपको क्लियर हो गया। ये चारों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एक कभी कन्फ्यूजन भी क्रिएट करता है कि क्या है कैसे है साथ में। और ये आपके वाइवा में भी अगर मान लीजिए पूछ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, और ये आपसे क्वेश्चन में भी आ सकता है वेरी शॉर्ट में। फिर आपका आता है थ्योरीज ऑफ एजिंग, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ थ्योरीज ऑफ एजिंग की, तो ये आपके तीन थ्योरीज में डिवाइड होता है। पहला आपका आता है बायोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ एजिंग, फिर आपका आता है डेवलपमेंटल थ्योरीज, फिर आपका आता है सोशियोलॉजिकल थ्योरीज एंड नर्सिंग थ्योरीज। अगर मैं बात करूँ इसमें मेन आपके तीन थ्योरीज है। सबसे पहले आपका है बायोलॉजिकल थ्योरी। बायोलॉजिकल थ्योरी में आपका एज के अकॉर्डिंग सिस्टम पे क्या चेंजेस आ रहे हैं वो आप देखोगे बायोलॉजिकल में। बायोलॉजिकल का मतलब ही क्या होता है, आपके लिविंग में, आपके सेल में, आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, मेल में क्या चेंजेस आ रहे हैं, फीमेल में क्या चेंजेस आ रहे हैं, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जा रही है, उसको हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल थ्योरीज। इसमें आपका क्या है, ह्यूमन लाइफ स्पैन आपको पता है कि आपकी अबाउट 120 ईयर्स होती है, लेकिन अब कितने लिमिटेड करके आ गई है 60 ईयर्स। अब उसमें आप देखते हो कितने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, वो सारी चीज़ें आप मेंशन करोगे बायोलॉजिकल में। फिर आपका आता है डेवलपमेंटल थ्योरी। डेवलपमेंटल थ्योरी में आप डालोगे बर्थ टू डेथ, आपकी 8 स्टेजेस आती है, जो कि आपने पढ़ा था साइकोलॉजी सेमेस्टर 1 में। तो उसमें 8 स्टेजेस में आपके आते आते क्या चेंजेस मिलेंगे, साथ में उसमें कौन सी कंडीशंस कैसे क्या डेवलप करते हो उसको आपको करना है। फिर आपका आता है सोशियोलॉजिकल थ्योरीज, जिसमें आप मेनली क्या मेंशन करोगे, सोसाइटी का। आप जैसे ओल्ड होते जा रहे हो, आपका क्या कनेक्टिविटी रहेगी इन्वायरमेंट से, सोसाइटी से, आप उसको मेंशन करोगे। नर्सिंग थ्योरीज में जब आपका आएगा तो आप नर्सिंग प्रिवेंशन एडी
मेंशन करोगे। सो एक ये ओवरव्यू है। इसमें आपको बुक के कंटेंट को कम आपको समझ के ज़्यादा लिखना है, क्योंकि बुक में वो सारी चीज़ें पॉइंट मेंशन कर रखे शायद आप वो आपके मेनली यूज़ में ना हो, तो अगर आपको समझ में आएगा तो आप उसको लिख सकते हैं। मेनली क्या है, ये यूनिट ईजी है समझने पे, अगर आप समझ जाओगे तो आप अच्छे से लिख लोगे। अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब हम पहले बात करते हैं बायोलॉजिकल थ्योरीज़ की। तो बायोलॉजिकल थ्योरीज़ में आपके सब डिवाइड होकर दो थ्योरीज़ में आती है। पहले आपकी आती है स्टोचैस्टिक थ्योरी और दूसरी आपकी आती है नॉन स्टोचैस्टिक थ्योरी। स्टोचैस्टिक का मतलब होता है जो थ्योरी आपकी एजिंग की, मतलब कि आपकी बॉडी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं ड्यू टू एजिंग हो रही है, मतलब कि अगर आपकी बॉडी में कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि रिंकल्स आ रहे हैं, आपकी बॉडी में जो फैट है उसका डिपोजिशन हो रहा है नहीं हो रहा है, आपकी आई साइट वीक हो रही है, आपको सुनाई नहीं दे रहा है सही से, आपका डाइजेशन नहीं सही से हो रहा है, आपके बोन में वीकनेस, आपके मसल्स में स्टिफनेस है, ये किसकी वजह से हो रहा है? एजिंग की वजह से। जैसे आपकी एज बढ़ती जा रही है आपको क्या दिख रहा है? प्रॉब्लम होती जा रही है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, जैसे जैसे आपकी बॉडी में चेंजेस आएंगे, उसको हम लोग कहेंगे स्टोचैस्टिक। और अगर आपकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं लेकिन एजिंग की वजह से नहीं है, तो उसको हम लोग कहेंगे नॉन स्टोचैस्टिक। स्टोचैस्टिक में भी आपके फर्दर थ्योरीज हैं, जैसे कि आपके बुक में मेंशन कर रखा है। पहला आता है आपका एरर थ्योरी, फिर आता है आपका स्टोमैटिक थ्योरी, फिर आपका आता है इंट्रिंसिक म्यूटाजेनेसिस थ्योरी, फिर आपका आता है फ्री रेडिकल्स थ्योरी, फिर आपका आता है क्रॉस लिंक थ्योरी। तो ये सारी थ्योरीज की पॉइंट मेंशन है किसमें? स्टोचैस्टिक में, मतलब कि एजिंग इज ड्यू टू चेंजेस। फिर आपका आता है नॉन स्टोचैस्टिक थ्योरीज, मतलब कि इसमें आपके चेंजेस तो होंगे लेकिन एजिंग की वजह से नहीं होंगे। इसमें मेनली आपकी 3 थ्योरीज आती हैं। पहला होता है प्रोग्राम थ्योरी ऑफ सेल डेथ, फिर होता है न्यूरो एंडोक्राइन थ्योरी, फिर आपका आएगा इम्यूनोलॉजिक थ्योरी। अब नाम मैंने बता दिया, अब हम लोग मेन नहीं पढ़ते कि इनमें होता क्या है। जो आपकी एरर थ्योरी होती है इसमें एजिंग तो होगा, लेकिन जो आपके सेल है, जो आपकी बॉडी में सेल है, उसमें आपको एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा मेटाबॉलिक रिएक्शन के बाद, मतलब कि मेटाबॉलिक रिएक्शन होने का जो भी प्रोडक्ट होता है वो आपकी सेल में एक्यूमुलेट होने लगेगा। स्टोमैटिक थ्योरी में आपको देखने को मिलेगा जो आपकी बॉडी सेल है उसमें म्यूटेशन होगा जर्म सेल्स के द्वारा। फिर आपका आएगा इंट्रिंसिक म्यूटाजेनेसिस। इसमें आप देखोगे कि जो म्यूटेशनल सेल्स हैं वो बढ़ने लगेंगे आपकी बॉडी में। फिर आपका आता है फ्री रेडिकल्स थ्योरी। ये आपके अकॉर्डिंग टू हरमान 1956 में मिली थी। इसमें देखोगे आपकी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, वो आपके मॉलिक्यूल क्या कैरी करने लगेंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को। ये आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव प्रोसेस को करेंगे, मतलब कि जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है वो अब आपकी बॉडी में क्या होगा? ज़्यादा होगा। फिर आपका आता है क्रॉस लिंक थ्योरी। इसमें क्या है? क्रॉस लिंक थ्योरी का मतलब है कि अब आपके जब आप देखोगे कि आपका केमिकल और रेडिएशन का ज़्यादा असर पड़ेगा आपकी बॉडी पे, मेनली किस पे पड़ेगा? आपके न्यूक्लिक एसिड पे पड़ेगा। तो ये क्या था? एजिंग की वजह से इन सब में आपको देखने को पड़ा। एरर थ्योरी, स्टोमैटिक थ्योरी, इंट्रिंसिक म्यूटाजेनेसिस थ्योरी, फ्री रेडिकल थ्योरी और क्रॉस लिंक थ्योरी। नॉन स्टोचैस्टिक में आपके मेनली कितने आते हैं? 3 आते हैं। पहला आता है प्रोग्राम्ड थ्योरी ऑफ सेल डेथ, मतलब कि आपकी बॉडी में ऐसा कोई इम्पेयरमेंट हुआ है जिससे आपको पता है कि आपकी बॉडी टॉलरेट नहीं कर पाएगी और क्या होगी? सेल की डेथ होगी। फिर आपका आएगा न्यूरो एंडोक्राइन थ्योरी। इसमें क्या होता है? ये आपके मेनली क्या होगा? जो आपके फंक्शनल है न्यूरॉन्स के वो गिरने लगेंगे और हार्मोन का रेगुलेशन गिरने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में चेंजेस आएंगे, लेकिन किसकी? थ्योरीज की वजह से नहीं, एजिंग की वजह से नहीं, किसकी वजह से आएंगे? आपकी बॉडी फंक्शन की वजह से आएंगे। फिर आपका आएगा इम्यूनोलॉजिक। इसमें क्या होगा? जो आपके इम्यून सिस्टम का फंक्शन है वो आपका धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगेगा, उसको हम लोग कहते हैं इम्यूनोलॉजिक थ्योरी। मेरे अकॉर्डिंग अब आपको बायोलॉजिकल थ्योरी में जो स्टोचैस्टिक थ्योरी और जो नॉन स्टोचैस्टिक थ्योरी है वो अब आपको क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंटल थ्योरी की। डेवलपमेंटल थ्योरी आपके प्रपोज करी थी एरिक्सन ने, कब? 1963 ने। 1963 में एरिक्सन ने क्या बताया था कि आपकी बर्थ टू डेथ, जो लाइफ स्पैन है बर्थ टू डेथ, उसमें टोटल 8 स्टेजेस होते हैं और हर एक स्टेज
आपकी लाइफ की डिनोट करते हैं। उसमें हर एक में आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर आपका आता है सोशियोलॉजिकल थ्योरी। सोशियोलॉजिकल थ्योरी आपकी थ्योरी बस ये प्रिडिक्ट करती है कि आपकी बॉडी का सोशल इंटरेक्शन होता है और उसकी वजह से आपके रोल डिपेंड करते हैं सक्सेसफुली। फिर आपका आता है नर्सिंग। नर्सिंग थ्योरी आपकी मिलर ने दी थी 2004 में। उन्होंने बस ये बताया था कि हम लोग नर्सिंग इंटरवेंशन को लगाते हैं पर्सन पे और हम लोग आउटकम को देखते हैं, मेनली एडीपाई। इससे आपको एकदम याद रहेगा। सो ये सारी चीज़ें क्या थी, आपकी थ्योरीज पे बेसिस पे थी। आपके बुक में एक पॉइंट नहीं मेंशन है, लेकिन जब हम लोगों को पढ़ाया गया था इस कॉलेज में तो एक चीज़ ये मेंशन करी थी, मैंने इसलिए स्टार बना के मेंशन करा है। जो आपकी एजिंग होते हुए है उसमें आपके 4 मेन एस्पेक्ट्स होते हैं। ये 4 मेन एस्पेक्ट्स आपके बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। पहला होता है बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, जिसमें हम लोग बॉडी के फंक्शन को देखते हैं। फिर आपका आता है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, जिसमें हम लोग बॉडी के मेंटल स्टेज को देखते हैं। फिर आता है सेक्सुअल, जिसमें हम लोग सेक्सुअल अराउजल को देखते हैं। साथ में अब जैसे मेल है फीमेल है, तो मेल और फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो दोनों अलग अलग है, उनमें क्या चेंजेस आ रहा है वो देखते हैं। साइको सोशल में हम लोग को रिलेट करेंगे विद द एनवायरनमेंट। अगर एग्जाम में थ्योरीज है तो प्लीज़ आप इसको एक सब हेडिंग डाल के मेंशन करिएगा, एस्पेक्ट्स ऑफ एजिंग। तो आप 4 एस्पेक्ट्स लिखेंगे, पहला बायोलॉजिकल, फिर साइकोलॉजिकल, फिर सेक्सुअल, फिर साइको सोशल। नाम से क्लियर होगा, बायोलॉजिकल में आप फंक्शन बॉडी एक्टिविटीज़ को करोगे, साइकोलॉजिकल आप बॉडी के मेंटल पे करोगे, बॉडी के माइंड पे करोगे, उसका क्या रिकमेंड है, क्या बिहेवियर है थ्रू द ऑल ओवर बॉडी। फिर आप सेक्सुअल पे करोगे, उसके सिस्टम वाइज करोगे, फिर उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या अरोजल आप उसको मेंशन करोगे। साइको सोशल जो आपका 4th पॉइंट है, जिसमें आप इन्वायरमेंट के थ्रू से मेंशन करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे एज जैसे जैसे आपकी बढ़ रही है वैसे वैसे क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेगा सिस्टम वाइज, और ये इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं, अगर एग्ज़ाम में आपका आएगा सिस्टम वाइज चेंजेस या फिर एज रिलेटेड चेंजेस, तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिख देंगे जीरियाट्रिक का। फिर उसके बाद में आप एस्पेक्ट सिर्फ मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद में आप शुरू कर दीजिएगा सिस्टम वाइज चेंजेस। टोटल आपके 11 सिस्टम है। सबसे पहले आपका आता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। आपको क्या दिक्कत होगी, अब इसमें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है मैं कहूँगी कि आप इसको रट लीजिए, बिल्कुल नहीं। कार्डियोवास्कुलर का मतलब क्या है, मेनली हम लोग बात कर रहे हैं हार्ट की। जैसे जैसे अब आपके घर में आपके ग्रैंड मदर है, ग्रैंड फादर है, मम्मी पापा है जिनकी एज हो रही है, तो आप खुद बताओ कि आपके हार्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। कि बहुत सारे घर में आपको देखने को मिलेगा हार्ट डिजीजेज होंगे, जैसे कि एमआई होगा, हार्ट वीकन होगा, ब्लड प्रेशर होगा। साथ में आप देखोगे कि जो कार्डियक आउटपुट है वो डिक्रीज है, हार्ट रेट बहुत हाई है, ब्लड प्रेशर या तो बहुत एकदम से डिक्रीज हो जाएगा, एक तो हाई हो जाएगा। तो ये क्या है, आपको ये सारी चीज़ें किस में देखने को मिल रही है, हार्ट में चेंजेस देखने को मिल रही है ना। वो सारी चीज़ आप क्या करोगे, प्रॉब्लम में मेंशन कर दोगे। अब उसका सॉल्यूशन क्या है, या फिर आप कह सकते हो क्या उसकी ज़रूरत है जिसको आप ठीक कर सकते हो। तो एक नॉर्मल सी बात बताइए, अगर बीपी बढ़ रहा है तो आप क्या करोगे, सोडियम को रिस्ट्रिक्ट डाइट कर दोगे। अगर आपका बीपी घट रहा है तो आप सोडियम को इन्हांस कर दोगे, डेली एक्सरसाइज कर दोगे, लो कोलेस्ट्रॉल डाइट कर दोगे। साथ में पेशेंट को आप स्ट्रेस से रिलीज़ कराओगे, पेशेंट को अवॉइड कराना है स्मोकिंग को। तो ये सारी आपकी प्रॉब्लम से प्रॉब्लम के बाद में आपने नीड्स अपने आप लिख ली। फिर आपका आता है रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी में मेन आप क्या क्या होता है, लंग्स होता है। अगर मैं बात करूँ इसमें, तो जैसे जैसे एज बढ़ती है पेशेंट को, पर्सन को क्या होता है, डिफ़िकल्टी होती है ब्रीदिंग में, डिस्पनिया होता है पेशेंट के। अगर डिफ़िकल्टी हो रही है तो आपको देखोगे कि उसकी वजह से उनको कफ भी हो सकता है, उनको गैस एक्सचेंज में प्रॉब्लम होगी, और उनका जो आपका वाइटल कैपेसिटी होती है वो भी क्या हो जाएगी, एकदम से डिक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होगी। अब ये प्रॉब्लम आपको पता है, इसका सॉल्यूशन क्या है, पर्सन से कहोगे कि आप मतलब कि कम स्मोकिंग साइड पे रहो, स्मोक मत करो, ह्यूमनाइज करोगे, एक्सरसाइज के लिए बोलोगे, और पेशेंट से कहोगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक एक्सरसाइज करें, और इन्फेक्शन से, जिससे भी उनको इन्फेक्शन हो सकता है उससे वो दूर रहें। फिर आपका आता है इंटीग्यूमेट्री सिस्टम, जिसमें मेनली आपका क्या आता है, स्किन। अगर मैं बात करूँ स्किन की, तो स्किन में आपका हो सकता है रैशेज हो, एलर्जी हो, पिंपल्स हो, रिंकल्स हो, एक्ने हो सकता है कोई बर्न
का स्कार हो जाए। तो ये सारी चीज़ें, इन सबसे के लिए आप क्या प्रिवेंट करोगे, आप स्किन के लिए लुब्रिकेशन यूज़ करोगे, टेम्परेचर मेंटेन करोगे, आप सनस्क्रीन करोगे जिससे आप सोलर एक्सपोजर को बचा सको। फिर आपका नेक्स्ट कौन सा सिस्टम आता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको पता है मेल का अलग है, फीमेल का अलग है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर मैं बात करूँ फीमेल की, तो आपके जो ओवुलेशन है वो आपका डिक्रीज़ हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी क्या हो जाएगी, मेनोपॉज हो जाएगी। मेल में क्या होगा, आपका सिक्रीशन ऑफ सीमेन डिक्रीज़ हो जाएगा, साइज़ ऑफ पेनिस डिक्रीज़ हो जाएगा। फिर आपका आता है मस्कुलोस्केलेटन, मतलब कि मसल्स का। तो आपकी बोन डेंसिटी, मस्कुलोस्केलेटन मतलब बोन एंड मसल्स, तो आपकी बोन की डेंसिटी कम हो जाएगी, मसल्स का साइज़ कम हो जाएगा, मसल्स में वीकनेस हो जाएगी। फिर आपका आता है जेनिटो यूरिनरी, मतलब कि आपको आप यूरिनरी सिस्टम में देखोगे तो मेल में आपको हो सकता है बेनाइन प्रोस्टेट देखने को मिले, BPH जिसको हम लोग कहते हैं बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। फीमेल में हो सकता है आपके मसल्स डिस्ट्रूसर इनेबिलिटी हो जाए, डिसफंक्शन हो जाए। GI में क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले तो इनडाइजेशन होगा, अच्छे से डाइजेशन नहीं हो पाएगा, फूड सॉलो नहीं कर पाओगे ओसोफेगस में, हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो सलाइवा में, आपका सलाइवा सिक्रीशन ना हो पाए। फिर आपका आएगा नर्वस सिस्टम, जिसमें आपका मेन क्या होता है, ब्रेन। अगर मैं बात करूँ इसमें, तो इसमें क्या होगा, आपके नर्व कंडक्शन की स्पीड डिक्रीज़ हो जाएगी, आप उस तरीके से नहीं रह पाओगे और आपकी मेंटल एबिलिटी कम हो जाएगी, कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ कम हो जाएंगी, आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा रहेगा। फिर आपका आएगा सेंसेस, जैसे कि विजन। विजन में आपको समय के अकॉर्डिंग आपको उस हिसाब से दिखाई नहीं देगा, आपका विजन डिक्रीज़ हो जाएगा, आप टॉलरेट नहीं कर पाओगे लाइट को। हेयरिंग में आपका नेक्स्ट आता है कि आप हाई फ्रिक्वेंसी वाली साउंड को नहीं सुन सकते हो। टेस्ट स्मेल में आपका आएगा कि आपकी एबिलिटी डिक्रीज़ होने लगी टेस्ट की और स्मेल की। और आपके बुक में 2 सिस्टम नहीं मेंशन है, पहला एंडोक्राइन सिस्टम, फिर है हेमेटोलॉजिकल सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में आप ये मेंशन कर दीजिएगा कि हार्मोन डिक्रीज़ होने लगेंगे, जैसे जैसे हार्मोन डिक्रीज़ होंगे तो मेटाबॉलिक प्रोसेस में भी आपको डिक्रीज़ देखने को मिलेगा। हेमेटोलॉजिकल में आप ये बता सकते हैं कि हो सकता है ब्लड ज़्यादा क्लॉट हो रहा हो, ब्लड क्लॉटिंग इंक्रीज़ हो गई, या फिर ब्लड थिनर हो रहा हो सकता है कि आपके ब्लड की कमी हो जिसकी वजह से अनीमिया डेवलप हो सकता है। ये सारी चीज़ आप हेमेटोलॉजिकल सिस्टम में डाल सकते हैं। तो टोटल आपके 11 सिस्टम आता है। पहला आपका है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, फिर आपका है रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर आपका इंटेगुमेटरी सिस्टम, फिर आपका एंडोक्राइन सिस्टम, फिर आपका हेमेटोलॉजिकल सिस्टम, फिर आपका है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर आपका मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम, फिर आपका है जेनिटो यूरिनरी सिस्टम, फिर आपका है GI सिस्टम, फिर आपका है नर्वस सिस्टम, फिर आपका है स्पेशल सेंसेस सिस्टम। इसमें ही आपका विजन, हेयरिंग, टेस्ट और स्मेल आ जाएगा। टोटल आपके 11 है और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर इससे रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट हो सो प्लीज़ आप मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।